हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों का टॉपिक है नरेशन। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन के लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो है एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेज का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के तरीके जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विस्मय सूचक वाक्य होता है। विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज आज हम लोग पढ़ेंगे। आश्चर्य, वंडर या सरप्राइज इसे कहते हैं। दुख, सारो या ग्रीफ भी कहते हैं इसको। आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी कि जॉय या फिर डिलाइट, डिलाइट। वंडर या इसको सरप्राइज भी लिख लो, सरप्राइज, इन दोनों में से। हाँ, सरप्राइज हो गया। ये आश्चर्य, दुख, प्रशंसा, प्रसन्नता और प्रशंसा, प्रशंसा, अप्लॉस, अप्लॉस आदि का भाव व्यक्त होता है। आदि का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, तो देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। तो इस वाक्य से आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, प्रशंसा आदि का भाव व्यक्त होता है। ठीक ना, ऐसे वाक्य से आश्चर्य, दुख, प्रशंसा, प्रसन्नता आदि का भाव व्यक्त होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। स्पीच में बदलने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। इसमें सैड या सैड टू को भाव के अनुसार, को भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, जो जैसा भाव होगा। अगर मान लो भाव आश्चर्य का है तो सरप्राइज लगा देंगे, सरप्राइज। आश्चर्य के भाव के लिए सरप्राइज लगा देंगे, ठीक ना। उसके बाद अगर भाव दुख का हो तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ लगेगा सब में, ठीक ना। उसके बाद सरप्राइज या दुख का भाव हो गया तो सारो लगा देंगे या ग्रीफ लगा देंगे। उसके बाद जॉय, जैसा भाव हो, अप्लॉस, आदि
का प्रयोग करते हैं। ये भाव के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। ये देखिए एक्सक्लेम्ड, ई एक्स रहेगा यहाँ पे, ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सारो, जॉय, अप्लॉज। यहाँ पे वंडर भी लगा सकते हैं, यहाँ इसके लिए ग्रिप, सारो की जगह ग्रिप भी लिख सकते हैं, और जॉय के स्थान पर डिलाइट, अप्लॉज। ठीक ना। ये देखिए, ये जो है भाव के अनुसार सैड टू को बदलेंगे। इसमें भाव के अनुसार जैसा भाव रहेगा, अगर आश्चर्य का भाव है सरप्राइज का तो इसको एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज करेंगे, दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो करेंगे, और प्रसन्नता का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे, और प्रशंसा का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, वही काम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। ये है, यही होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। He said, Alas, I am undone. I am undone. देखिए, इसको कर लेते हैं। अब कौन सा भाव है इसका पता करने के लिए अभी हम नोट कराएंगे। पहले इसको एक एग्जाम्पल को देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम नोट करा दें कौन से शब्द, ये जो है ना एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि जो है वाक्य कैसा, मतलब उसमें कौन सा भाव है, आश्चर्य है कि दुख है, प्रसन्नता है या प्रशंसा है, इसका पता चलता है। अभी नोट कराएंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये अल्लाह जो है दुख को व्यक्त करता है। He exclaimed with sorrow हो जाएगा। आप चाहे तो ग्रिप भी कर सकते हैं, सारो या ग्रिप एक ही बात है। जब अल्लाह हो तो इसमें ये दुख का भाव व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। और यहाँ पे हमने कहा कि दैट का प्रयोग किया जाता है। और शेष नियम जैसे पहले चल रहा था ना, वैसे टेंस का बदलना जो है, टेंस बदलेंगे, टेंस बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एम अनडन है तो क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही आवाज हो जाएगा, टेंस बदलेगा, ही वाज अनडन, ऐसे बनता है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ये देख लीजिए, यहाँ पे ना ये जो शब्द होते हैं ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होते हैं, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इनको हटा देते हैं। देखेंगे तो इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग ये जानेंगे कि किसको कैसे पता चलेगा कि भाव कौन सा है, ठीक ना। तो अभी हम आप लोगों को नोट करा देते हैं कि भाव का पता कैसे चलेगा, कि सरप्राइज है या फिर सारो है, जॉय है, अप्लॉस है, कैसे पता करेंगे। तो दो कॉलम बनाएंगे। इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन कहें या एक्सक्लेमेशन कहें, इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड्स एक्सप्लेनेशन मीनिंग का मतलब कि भाव कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा। अब देखिए, यदि आपको हाउ मिल जाए, ठीक ना, हाउ मिले और ऐसे कुछ शब्द लिखे हो आगे और ऐसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिले, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा तब, क्योंकि हाउ जो होता है इंट्रोगेटिव शब्द भी होता है, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव अगर जो है चिन्ह जो मार्क होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा।
व्हाट में भी हो सकता है। गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, गुड हेवन, ओ ये जितने भी हैं सब सरप्राइज के भाव देते हैं। सरप्राइज, ये सब सरप्राइज का भाव है। सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगेगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये जान लें कि अगर हाउ और व्हाट रहता है तो इसमें वेरी का भी प्रयोग किया जाता है। वेरी मच, वेरी ग्रेट। अब ये आपको एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझाएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक ना, इसको थोड़ा अलग से ध्यान में रखेंगे, इसको अलग से ध्यान में रखेंगे। बस इन दोनों में प्रयोग होता है उसका। उसके बाद यदि हुर्रे रहे, हुर्रे, हाँ, ये सब जो होते हैं संकेत होते हैं जॉय के। ये जॉय के संकेत होते हैं, जॉय और डिलाइट। उसके बाद अगर कभी अल्लास या आ हो जाए, अल्लास दुख होता है, ये अल्लास या फिर आह, अल्लास या आह में दुख प्रकट होता है, ये हो जाएगा सारो या ग्रीफ हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। ब्रेवो, वेल डन, ब्रेवो हो जाए या फिर वेल डन हो जाए, मतलब कि ये शाबाशी होती है, प्रशंसा, अप्लॉस, अप्लॉस का भाव होता है। ये हो गया। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कैसे पता चलेगा कि ये कैसा भाव है। ठीक ना, देखिए अगर आपको देखने को हाउ, व्हाट, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, ओ, इनमें से कोई दिखे तो समझ जाना कि ये भाव सरप्राइज का है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वहां पे लगेगा। उसके बाद अगर आपको हुर्रे या हा देखने को मिल गया तो ये इन दोनों में आपको क्या, इनमें जो है जॉय, ठीक ना, इसमें प्रसन्नता का भाव व्यक्त होता है, जॉय या डिलाइट लगेगा। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। अल्लास और आ दिख जाए तो इसका मतलब ये दुख होता है, तो इसमें सारो या ग्रीफ का प्रयोग करते हैं। ब्रेवो, वेल डन, इसमें शाबाशी दिया जाता है, प्रशंसा, प्रशंसा की जाती है, इसमें अप्लॉस का, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉस का प्रयोग किया जाता है। तो इससे भाव का पता चल जाएगा। और इनका प्रयोग जो होता है हम बताएंगे, इन दोनों में होता है इसका प्रयोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो इनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भाव है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ज्यादा समझने के लिए। एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल्स, he said bravo, you have done well, bravo, you have done well। देखें ध्यान से, ब्रेवो हमने लिखा है कि ब्रेवो में क्या होता है, अप्लॉस होता है, प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा में अप्लॉस का प्रयोग किया जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए ध्यान से, एक्सक्लेम्ड विथ, मतलब सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड में,
he exclaimed with applause. he exclaimed with applause, क्योंकि ये प्रशंसा है तो he exclaimed with applause हो गया। उसके बाद हमने कहा कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर that। और ये शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्द जो एक्सक्लामेशन वर्ड होते हैं, एक्सक्लामेशन वर्ड्स को हटा दिया जाता है। तो ब्रेवो को हटा देंगे, अब बाकी वाक्य को जो है, शेष वाक्य जो है उसको साधारण बनाएंगे। साधारण ही है, मतलब कि इसको चेंज करेंगे पर्सन को। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड पर्सन का कोई मान लेंगे, ही। टेंस बदलेंगे तो हैड डन वेल। ठीक है, ध्यान देंगे। इसमें जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का मानते हैं, लेकिन बाकी जो शेष होते हैं सब में यहाँ पे थर्ड पर्सन का ही कोई मानते हैं, यदि नहीं दिया हो तब। दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो थर्ड पर्सन का मानते हैं। ऑप्टेटिव में फर्स्ट पर्सन का। देखिए इतना हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। ही सैड हुर्रे, हुर्रा भी पढ़ते हैं, हुर्रे भी पढ़ते हैं इसको। We have won the match. We have won the match. Won the match। जानते हैं मैच जीतने के बाद खुशी होती है, और हुर्रे वैसे जगह पर प्रयोग भी होता है। We have won the match, हम मैच जीत चुके हैं। ठीक ना, तो ये प्रसन्नता का भाव है। तो प्रसन्नता का भाव के लिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या डिलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, ठीक ना, लेकिन ये क्या है, बहुवचन में है, तो यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग कर देंगे दे हैड ओन द मैच, दे हैड ओन द मैच। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। I said what a fine place it is. I said what a direct. I said what a fine place. What a fine place it is. चलिए इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच बदल लेते हैं। आई एक्सक्लेम्ड विथ, हमने बताया कि व्हाट रहे, हाउ रहे, और उसके बाद ऐसा चिन्ह देखने को मिले एक्सक्लेमेशन का, तो ये हो जाता है सरप्राइज, विथ सरप्राइज। सरप्राइज, तो आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब इसमें जो है सब पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, इट का प्रयोग पहले करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि साधारण वाक्य बनाते हैं। तो दैट इट, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और टेंस बदलेंगे, इज लगा है तो वाज, इट वाज ए वेरी फाइन प्लेस। हमने कहा कि अगर व्हाट और हाउ हो तो इसमें वेरी का प्रयोग किया जाता है और ग्रेट का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से, ठीक ना। देखिए ए वेरी यहाँ पे प्रयोग हुआ ना, इसीलिए हमने उसमें जब नोट कराया था तो उसमें हमने ये भी लिख दिया था, वेरी का प्रयोग यहाँ पे होगा। इट वाज ए वेरी फाइन प्लेस, इसका मतलब समझिए कि आई सेड, मैंने कहा, व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज, इसका मतलब कितना सुंदर है वह स्थान, इसका मतलब आश्चर्य है। आश्चर्य है तो आश्चर्य को दर्शाने के लिए वेरी फाइन मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा तभी तो आश्चर्य करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा होगा तभी आश्चर्य करेंगे, ठीक है। तो कितना सुंदर है वह स्थान, एकदम आश्चर्य से कहा जा रहा है,
इसलिए यहाँ पे भेरी बहुत सुंदर है, इसका मतलब कितना सुंदर है वो स्थान, इसका मतलब बहुत सुंदर है वो स्थान, तो इसलिए भेरी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। एक एग्जाम्पल और देखें, डायरेक्ट। He said how dark the night is. He said how dark the night is. How dark the night is. तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसमें भी हाउ है तो ये भी सरप्राइज का भाव हो गया। He exclaimed, he exclaimed with surprise that the night was, इज का आवाज हो जाएगा, the night was very dark, इसमें भी प्रयोग हो जाएगा वेरी का, वेरी डार्क। ठीक है, तो ऐसे बनता है। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने नरेशन को समाप्त कर लिया। ठीक है, ये जो नरेशन के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं 5 सेंटेंसेस, सबका हमने अलग अलग से बता दिया कि किस में कैसे बनता है, सब रूल्स लिखवा दिया गया, ठीक ना, और सब कुछ बता दिया गया। तो आज जो है नरेशन समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद नरेशन की प्रैक्टिस चलेगी, 3-4 दिन प्रैक्टिस चलेगी, 3-4 क्लासेस प्रैक्टिस के आएंगे, ठीक ना। उसमें हम लोग सभी जो सेंटेंसेज होते हैं सबको एक साथ मिलाकर पढ़ना शुरू करेंगे, सबको एक ही में मिक्स करके दिया जाएगा, फिर उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद।